हाँ जी बेटा, क्या सब बच्चों को मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की इक्वेशन दिखाई दे रही है? दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। जी हाँ बिल्कुल। तो क्या इस तरीके से हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का? सब बच्चे देख पा रहे हैं बेटे। अब अगर हम इसमें बहुत सारे केसेस डिस्कस करें कि जैसे अभी हमने जो ये इक्वेशन फाइंड किया है वो कब फाइंड किया है? वो हमने तब फाइंड किया है जब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या गिवन था आपको? थीटा। अब हम अगर इस थीटा की कुछ अलग अलग वैल्यूज रख करके देखें तो देखते हैं क्या आएगा। सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पे, और थीटा इज इक्वल्स टू अगर 0 डिग्री लेते हैं तो क्या मेरे ख्याल से हमें यहाँ कोस थीटा की वैल्यू चाहिए होगी? जी हाँ बिल्कुल चाहिए होगी। तो कोस 0 इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटे? 1 हो गया। तो जब हम थीटा इज इक्वल्स टू 0 इसमें पुट करेंगे तो कोस 0 कितना हो जाएगा बेटे? 1 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बिकम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 0 कितना हो चुका है बेटे? 1 हो चुका है। क्या यहाँ सब बच्चों को a प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है? तो हम इसको लिख सकते हैं r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट। मेरे ख्याल सब बच्चों को समझ आ रहा है। क्या स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा? देन r इज इक्वल्स टू a प्लस बी। मतलब हुआ क्या कि दोनों वेक्टर क्या लिए हम लोगों ने? सेम डायरेक्शन में लिए, और फिर अगर हम उसको ऐड करें तो क्या आया बेटे? जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया वो सिंपली क्या आया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये वही आ गया जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से किया था। हमने वेक्टर ए ऐसे लिया था, वेक्टर बी ऐसे लिया था, और जो वेक्टर ए प्लस बी लिया था वो भी क्या आया था? ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। इससे हमारा ये भी वेरीफाई हो गया कि हाँ हम ठीक कर रहे हैं। एक और बात, जो इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा बेटे? मैक्सिमम आएगा अपनी वैल्यू का, ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। क्या सब बच्चों को यहां तक क्लियर है? फिर मान लीजिए कुछ और बात कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू क्या कंसीडर कर लेते हैं बेटा? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री का मतलब हुआ कि भाई अगर मैंने वेक्टर ए ऐसे लिया है तो वेक्टर बी मैंने कैसे लिया है? ऐसे लिया है। क्या सब बच्चों को इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री नजर आ रहा है? जी हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो कोस 90 इस केस में क्या हो जाएगा बेटे? 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड आएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ 90। कोस 90 0 हो जाएगा। जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बचेगा वो कितना बचेगा बेटे? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या सब बच्चों को यहां तक समझ आ रहा है? अब मैं बोलता हूं कि थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिया आप लोगों ने? 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लेने का मतलब क्या हुआ बेटे? आपने मान लीजिए मैं बोलता हूं वेक्टर ए इधर को ले लिया और वेक्टर बी क्या ले लिया बेटे? आपने इधर को ले लिया। क्या इन दोनों एंगल्स, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री सबको समझ आ रहा है? क्या ये दोनों वेक्टर्स को एंटी पैरेलल बोला जा सकता है? जी बिल्कुल बोला जा सकता है। तो इस केस में cos 180 कितना हो जाएगा बेटे? -1 हो जाएगा। जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहेगा दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। cos 180 रखेंगे, उसका वैल्यू -1 जब यहाँ रखेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा या माइनस आ जाएगा। क्या सब बच्चों को ये टर्म a माइनस बी का होल स्क्वायर नजर आ रही है? तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया बेटे। r इज इक्वल्स टू सिंपली a माइनस बी। तो क्या ऐसे वेक्टर्स को जब हम ऐड करेंगे तो क्या रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटे हमारा वही आया था जो कि a का मैग्नीट्यूड जितना b के मैग्नीट्यूड से क्या है? बड़ा है। तो क्या सिंपली a के मैग्नीट्यूड में से हमने b का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट कर दिया है? जी बिल्कुल कर दिया है। इस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो अपनी वैल्यू का क्या आया है बेटे? मिनिमम आया है। और इस तरीके से हम अब बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि आपको कोई भी एक वेक्टर a गिवन है जिसका मैग्नीट्यूड है, मान लीजिए बेटा कितना? 2 यूनिट गिवन है। मान लीजिए मैं बोलता हूं आपको एक वेक्टर b भी गिवन है जिसका मान लीजिए मैग्नीट्यूड कितना गिवन है बेटे? मान लीजिए 3 यूनिट गिवन है। मान लीजिए इन दोनों के बीच का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है मान लीजिए वो कितना है बेटे? 60 डिग्री है, आपको गिवन है। और आपसे क्या पूछा गया है कि फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन। तो मान लीजिए आपसे रिजल्टेंट वेक्टर का क्या पूछ लिया गया है? मैग्नीट्यूड। और आपसे उसका क्या पूछ लिया गया है बेटे? डायरेक्शन। डायरेक्शन किसने शो किया था रिजल्टेंट वेक्टर का? सब बच्चे यहाँ देख पा रहे हैं?
tan अल्फा ने, तो हम लोग को यहाँ से अल्फा निकालना है। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो चलिए हम इसे करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है विच इज गिवन बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा, तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा बेटे वो कितना आ जाएगा? क्या हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है यहाँ? जी बिल्कुल 2 यूनिट है। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्या cos 60 का वैल्यू सब लोग जानते हैं? जी बताइए cos 60 का वैल्यू बताएंगे सब लोग? cos 60 का वैल्यू बताएंगे सब लोग? cos 60 का वैल्यू बेटे कितना हो गया आपका? 1/2। तो 2 ने क्या 2 को कैंसिल कर दिया? जी बिल्कुल कर दिया। तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बेटे वो कितना आ गया? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 जा 6, तो ये कितना हो गया? 6 + 4 10, अंडर रूट कितना आ गया बेटे? ये 19 आ गया। क्या इसी तरीके से आप इसका डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं? क्या सब बच्चों को अल्फा का फॉर्मूला यहाँ याद है? अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, दैट इज tan इनवर्स हाउ मच? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। मेरे ख्याल से सब बच्चों को याद आ रहा है। क्या sin 60 का वैल्यू अब आपको पता है यहाँ? क्या cos 60 का वैल्यू अब आपको पता है यहाँ? क्या b का मैग्नीट्यूड आपको 3 यूनिट्स गिवन है? क्या a का मैग्नीट्यूड आपको 3 यूनिट्स गिवन है? आप जो आंसर देंगे वो भले ही किस में दे दें बेटे? tan इनवर्स में ही रख दें। इसको सॉल्व करके जो भी आएगा आप उसको यहाँ लिख दें, और इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से सब बच्चों को इतना समझ आ गया होगा। चलो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने वेक्टर एडिशन के लॉस पढ़े थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वहाँ से हमने ये इक्वेशन डेराइव किया था जो कि हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाती है, दैट इज r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। पिछली बार हम लोगों ने इसके स्पेशल केसेस पढ़े थे कि अगर थीटा 0 डिग्री ले ले, मतलब अगर दो वेक्टर्स पैरेलल ले ले तो क्या रिजल्टेंट आएगा भाई? अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर ले लेते हैं तो क्या आएगा भाई? दो वेक्टर्स अगर एंटी पैरेलल ले लेते हैं, मतलब उनके बीच का एंगल 180 डिग्री ले लेते हैं, तो क्या आंसर आएगा भाई? तरह तरह के केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए। चलिए इसमें कुछ और अच्छे केसेस डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपको कुछ ऐसा गिवन है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और मान लीजिए वो कितना गिवन है? मान लीजिए वो गिवन है आपको ए ही गिवन है। मान लीजिए कि दोनों ए और बी का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल गिवन है और वो मान लीजिए कितना है? ए है। तो देख लेते हैं इस इक्वेशन में हमें क्या फ़र्क पड़ेगा कि क्या आएगा, क्या आंसर आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर, बी की जगह भी हम लोग क्या पुट करेंगे? ए पुट करेंगे, दैट इज 2 इंटू ए इंटू क्या बेटे? कॉस ऑफ थीटा। क्या सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बेटा कितना हो गया? 2a स्क्वेयर प्लस कितना हो गया बेटे? 2a स्क्वेयर इंटू क्या? कॉस ऑफ थीटा। सो इट विल बिकम r इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या 2a स्क्वेयर बेटे यहाँ से कॉमन आ गया, क्या अंदर का टर्म बचा बेटे 1 प्लस कोस थीटा। क्या यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? जी हाँ बिल्कुल सब बच्चों को क्लियर है। क्या अब हम इस पर्टिकुलर टर्म को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कुछ? क्या सब बच्चों को cos 2 थीटा का फॉर्मूला आता है? अगर नहीं आता है तो मैं 1 मिनट के लिए बता देता हूँ आपको। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटे इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मुझे किसका वैल्यू चाहिए बेटा? cos स्क्वायर थीटा का, क्योंकि अगर मैं इस 1 को वहाँ लेके जाऊँगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आया? 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ऐसा आ गया बेटे। तो 1 प्लस cos 2 थीटा का वैल्यू अगर कितना है बेटे? 2 cos स्क्वायर थीटा है। तो आप सब लोग मेरे ख्याल से अच्छे से जान गए हैं कि यहाँ अगर 2 थीटा है तो यहाँ क्या है बेटे? थीटा। मतलब सिंपली 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अब अगर हमारे पास यहाँ थीटा है तो क्या हमारे वाली टर्म में यहाँ थीटा बाई 2 आ जाएगा? मेरे ख्याल से सब बच्चों को ये चीज़ क्लियर है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अब आगे हम इसको लिख पाएंगे, कैसे लिख पाएंगे हम इसको? दैट इज r इज इक्वल्स टू
अंडर रूट 2a² इंटू बेटे 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे 2 कोस स्क्वायर क्या थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्या सब बच्चों को यहां तक क्लियर है। 2 इंटू 2 कितना हो गया बेटे r इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4a² कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या सब बच्चों को यहां तक क्लियर है। अब हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर ले लेते हैं टर्म को। 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया बेटे 2, a का स्क्वायर रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया इनटू क्या कोस थीटा बाई 2। क्या सब बच्चों को ये चीज क्लियर है। हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया बेटे वो कितना आया 2 इंटू ए इंटू कोस थीटा बाई 2। ये हमारा रिजल्ट कब आया जब हमने क्या जूम किया, जो दो गिवन वेक्टर हैं आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर उन दोनों वेक्टर्स का क्या है बेटे मैग्नीट्यूड इक्वल है तो आप डायरेक्ट आंसर कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हैं दे सकते हैं। मेरे ख्याल से सब बच्चों को क्लियर है, नहीं है सब बच्चों को क्लियर। आगे बढ़ते हैं कुछ इसी तरीके से हम लोग। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन में क्या है, अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इन चीज़ों को समझेंगे। मान लीजिए बेटा आपको एक क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 2 फोर्सेस आर गिवन इन द रेशियो ऑफ 3:5। दो फोर्सेज हैं जिनका रेशियो क्या गिवन है बेटे आपको 3:5, और जो इनका रिजल्टेंट फोर्स है, जो क्या है बेटे इनका रिजल्टेंट फोर्स है आर वेक्टर है, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना गिवन है आपको, जो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड गिवन है बेटे आपको 28 यूनिट्स। और इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल गिवन है आपको मान लीजिए वो कितना गिवन है बेटे आपको 60 डिग्री गिवन है। आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस, फर्स्ट फोर्स और सेकेंड फोर्स दोनों का क्या पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछा गया है। तो अभी तक हम लोगों ने वेक्टर एडिशन में क्या सीखा कि जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट वेक्टर का उसका फॉर्मूला है r इज इक्वल्स टू अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। इसको हम यूज कर लेते हैं। जैसा कि हमें गिवन है रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड बेटे कितना गिवन है आपको 28 यूनिट्स गिवन है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है ऐसा कुछ आइडिया आपको नहीं गिवन है। तो इस फॉर्म में हम लोग क्या जूम कर लेते हैं, मान लीजिए हम ऐसा मान लेते हैं कि फर्स्ट फोर्स जो है मान लीजिए हम उसको कंसीडर कर लेते हैं बेटे कितना 3x, जो सेकेंड फोर्स है बेटे उसको कितना कंसीडर कर लेते हैं 5x। ऐसा हम लोगों ने क्या कर लिया मान लिया। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है आपको 28 यूनिट्स। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटे फिर इस हिसाब से यहाँ दैट इज 3x होल स्क्वायर। बी वेक्टर का बेटे कितना हो गया 5x का होल स्क्वायर इन प्लस 2 इंटू ए कितना हो गया बेटे 3x, बी कितना हो गया बेटे 5x इंटू कॉस ऑफ थीटा कितना गिवन है बेटे सब लोग बताएंगे 60 डिग्री गिवन है। क्या सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर है। 28 इज इक्वल्स टू अंडर रूट इट विल बिकम 9x² प्लस 25x² प्लस 5 3 15 इंटू 2 कितना हो गया बेटे 30x² इंटू क्या cos 60 बेटे 1/2 हो गया। 2 ने इसको मार दिया 15 आ गया। क्या हम इसको डायरेक्ट 15x² लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इट विल बिकम 15x²। सो 28 इज इक्वल्स टू अंडर रूट इट विल बिकम 49x²। सो 28 इज इक्वल्स टू क्या हम इसको 7x लिख सकते हैं बेटे। अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या x का वैल्यू आ गया बेटे अपने पास 28/7 कितना आ गया बेटे सब लोग बताएंगे। क्या 4 आ गया x का वैल्यू। अब सब बच्चे ध्यान देंगे कि आपसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड पूछा गया था और फर्स्ट फोर्स कितना था बेटे 3x। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू बेटे कितना है 4। अगेन F2 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है बेटे 4। तो फर्स्ट फोर्स यहां से कितना आ गया बेटे हमारे पास 12 न्यूटन। सेकेंड फोर्स बेटे हमारे पास कितना आ गया, सेकेंड फोर्स बताएंगे सब बच्चे कितना आ गया 5 4 हाउ मच
20 न्यूटन। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट फोर्स और सेकेंड फोर्स का क्या निकाल दिया बेटे, हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब मैं आप सब लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं और सब लोग उसको ट्राई करेंगे। वो क्वेश्चन कुछ इस बेसिस का होगा जो मैंने आपको अभी अभी ये सिखाया कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल गिवन हो तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा बेटे जब आप उसको सॉल्व करेंगे। तो r इज इक्वल्स टू 2a इंटू कोस थीटा बाई 2। तो अब आप सब लोगों के लिए एक क्वेश्चन है और प्लीज क्वेश्चन नोट कीजिए। अब आप क्वेश्चन है आप सब लोगों के लिए क्या, मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर a है जिसका कि मैग्नीट्यूड कितना है बेटे a, एक वेक्टर है b जिसका कि मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, a वेक्टर के इक्वल है a, और मान लीजिए एक रिजल्टेंट वेक्टर है इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है r जिसका कि मैग्नीट्यूड भी किसके इक्वल है, इन्हीं दोनों में से किसी के इक्वल है या इन दोनों के इक्वल ही है। आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको इस क्वेश्चन में इन दोनों के बीच का एंगल थीटा फाइंड करना है। क्या सब बच्चे बहुत आसानी से कर देंगे? क्या आपको समझ आ रहा है, सीधा सीधा डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्या आपको ये समझ आ रहा है कि r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो यहां रख देंगे, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आप यहां रख देंगे, b का मैग्नीट्यूड भी आप यहां रख देंगे और डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है। क्या सब बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? और जब कर लेंगे तो हम कल इस बारे में बात करेंगे। अगर आपका आंसर आ रहा है थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन ठीक सॉल्व किया है। प्लीज ख्याल रखिएगा आंसर क्या होगा आपके क्वेश्चन का, 120 डिग्री। मेरे ख्याल से सब बच्चों को इतना समझ आ रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। बेटा ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, दुनिया भर के क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल की हेल्प से थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। मान लीजिए आपको कुछ ऐसा बोला जाता है, कैसा बोला जाता है कि कोई लड़का है, मान लीजिए कौन है, कोई लड़का है कोई, वो मान लीजिए अपने घर से, उसके घर को हम यहाँ ओरिजिन पे मान लेते हैं बेटे। ये मान लीजिए आपका नॉर्थ है, ये मान लीजिए आपका साउथ है, ये मान लीजिए बेटा आपका ईस्ट है, ये मान लीजिए आपका क्या है, वेस्ट है। चलिए सबसे पहले मैं आपसे डायरेक्शंस का ज्ञान ही ले लेता हूँ। क्या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ ऐसा होता है कि एक इनमें से ये ईस्ट और वेस्ट आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉर्थ और साउथ आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि ये वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट। ये सारी की सारी डायरेक्शंस बेटे किस प्लेन में होती हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती हैं। किस प्लेन में होती है बेटे? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये चारों की चारों डायरेक्शंस किस में होती हैं बेटे? हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती हैं। सबसे पहले आप अपने मन से ये निकाल दीजिए कि नॉर्थ साउथ वर्टिकल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। ये कुछ ऐसा है कि ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटे? ईस्ट वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो लाइन है बेटे ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? नॉर्थ साउथ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये सारी की सारी डायरेक्शंस किस में हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। आपको बोर्ड के ज्योमेट्री से ऐसा जरूर दिखाई दे रहा होगा कि नॉर्थ साउथ वर्टिकल लाइन है या वर्टिकल प्लेन में है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारी डायरेक्शंस किस में रहती हैं बेटे? हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहती है। और दूसरा मान लीजिए, अब मैं आपको डायरेक्शंस का ज्ञान दे ही देता हूं। मान लीजिए आपको कोई बेटे ऐसा बोल देता है कि एक वेक्टर है और वो आपको कैसे गिवन है? मान लीजिए ए वेक्टर ए इज गिवन टू यू दैट इज 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। मान लीजिए आपको ऐसा गिवन है, मान लीजिए। और मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि एक वेक्टर बी भी गिवन है आपको। वेक्टर बी जो गिवन है वो मान लीजिए बेटे आपको क्या गिवन है? मान लीजिए 15 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट गिवन है बेटे आपको। मान लीजिए ऐसा गिवन है आपको। तो आप कहां ड्रॉ करेंगे इस डायग्राम में ए वेक्टर को? सबसे पहले बताइएगा सब लोग। तो आपको क्या काम करना है? 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ध्यान से देखिएगा सब लोग, मैं वेक्टर ए आपका रिप्रेजेंट कर रहा हूं डायग्राम में। सो दिस इज गिवन टू यू, दिस इज योर वेक्टर ए विच मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री विद नॉर्थ। कहां से? वेस्ट से। कहां से बेटा?
वेस्ट से नॉर्थ। नहीं समझ में आया मेरे ख्याल से सब बच्चों को। चलिए दूसरे एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। बी वेक्टर क्या गिवन है बेटे आपको, 15 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। चलिए सब लोग अपने आप से ड्रॉ करेंगे मेरे से पहले। तो आपको गिवन है बेटे 15 डिग्री, ये वेक्टर बी गिवन है आपको 15 डिग्री किधर का किधर, साउथ ऑफ ईस्ट। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि क्या गिवन है आपको, साउथ ऑफ ईस्ट गिवन था 15 डिग्री। और ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, ए वेक्टर को, जो कि आपको क्या गिवन था, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ को गिवन था। मेरे ख्याल से क्या सब बच्चों को समझ आ रहा है। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं बेटे एक और वेक्टर गिवन है आपको, सी वेक्टर, जो कि आपको सिंपली ऐसे गिवन है कि मान लीजिए मैं बोलता हूं आपको वेस्ट ऑफ साउथ गिवन है आपको, मान लीजिए वेस्ट ऑफ साउथ, बस इतना सा लिख करके छोड़ दिया गया है। तो आप इसका क्या मतलब समझेंगे बेटे कि सी वेक्टर आपको ऐसे लिख के छोड़ दिया गया है कि वेस्ट ऑफ साउथ है। अगर आपको ऐसे लिख करके छोड़ दिया गया है तो सी वेक्टर बेटे आपका ये वाला वेक्टर है, जो कि क्या कर रहा है बेटे, 45 डिग्री किसके साथ बना रहा है बेटे, साउथ के साथ बना रहा है। और रिमेनिंग 45 वो किसके साथ बना रहा है बेटे, वेस्ट के साथ बना रहा है। मान लीजिए आपको ऐसा कोई भी बोल देता है। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डी वेक्टर, जो कि आपको बोला गया है, मान लीजिए बस इतना सा बोल करके छोड़ दिया गया है कि कोई भी वेक्टर मान लीजिए जिसका मैग्नीट्यूड है बेटे, डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बेटे, मान लीजिए वो है 5 यूनिट्स। और इसका डायरेक्शन जो गिवन है आपको, इसका डायरेक्शन क्या गिवन है आपको, इसका डायरेक्शन गिवन है मान लीजिए बेटे आपको नॉर्थ ऑफ ईस्ट गिवन है। तो इसका क्या मतलब समझेंगे आप, इसको कहां ड्रॉ करेंगे डायग्राम में, इसको डायग्राम में जो ड्रॉ करेंगे आप वो कहां ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखिए आप नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो आप इस वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। ये जो वेक्टर है बेटे ये क्या कर रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है बेटे ईस्ट के साथ। रिमेनिंग 45 डिग्री किसके साथ बना रहा है बेटे, 45 डिग्री सॉरी, ये किसके साथ बना रहा है बेटे, नॉर्थ के साथ। क्या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटे कितना था, डी वेक्टर, जिसका की मैग्नीट्यूड बेटे कितना है, 5 यूनिट है। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया। ये डायरेक्शंस का खेल मेरे ख्याल से अब सब बच्चे आराम से खेल लेंगे। अब मैं आपको इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन करवा देता हूं, देखते हैं। चलिए चलो, आपको गिवन है बेटे कि एक लड़का है जो अपने घर से चलता है और वो कुछ इस तरीके से चलता है जैसा मैं आपको बता रहा हूं। एक लड़का है, ए बॉय वॉक्स 4 मीटर ईस्ट। क्या गिवन है बेटे आपको, 4 मीटर किधर गिवन है बेटे आपको, ईस्ट की तरफ चलता है वो। देन मान लीजिए वो आपको बोलता है कि 3 मीटर टुवर्ड्स किसकी तरफ चलता है, मान लीजिए वो साउथ की तरफ चलता है। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछा गया बेटे आपसे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय पूछा गया है आपसे, आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। अब आपको एक और चीज का ख्याल रखना है यहां कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब आपको इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के साथ साथ क्या भी निकालना है, इसका डायरेक्शन भी आपको निकालना है। क्या निकालना है बेटे आपको, डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के साथ साथ क्या भी निकालना होगा आपको, इसका डायरेक्शन भी निकालना होगा। चलिए प्लॉट कर लेते हैं अपने डायग्राम पे। क्या बोला गया आपको, मान लीजिए 4 मीटर, यहां तक मान लीजिए मैं आपको बोल देता हूं कि ये कितना हो गया भाई आपका, 4 मीटर हो गया। ये ओरिजिन को हम उस लड़के का घर मान लेते हैं। तो बॉय चला भाई 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। फिर हमें क्या बोला गया भाई, वो 3 मीटर किधर चलता है भाई, इसके बाद मान लीजिए ये 3 मीटर हो गया भाई। 3 मीटर चलता है बेटे वो किसकी तरफ, साउथ की तरफ, ठीक है भाई। तो फाइनली बॉय कहां पहुंच गया बेटे, यहां पहुंच गया भाई, लड़का यहां पहुंच गया भाई, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया, फाइंड आउट इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो क्या डिस्प्लेसमेंट बेटे हम हमारा वेक्टर एडिशन लगा दें, अब
ये किसका काम कर रहा है बेटे 4 मीटर, ए वेक्टर का। ये किसका काम कर रहा है बेटे, बी वेक्टर का। तो क्या रिजल्टेंट वेक्टर इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये कौन आ गया बेटे आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, जिसको कि मैं क्या बोल सकता हूं, मान लीजिए एस वेक्टर बोल सकता हूं। एस मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटे, एस से डिस्प्लेसमेंट को। तो ये आ गया भाई एस वेक्टर। तो क्या सबसे पहले हम लोग अपना वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला ध्यान रखें भाई, r इज इक्वल्स टू, जिसको जैसा कि हमें पता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या कोस ऑफ थीटा बेटे। सिमिलरली आपको रिजल्टेंट वेक्टर का सबसे पहले क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मान लीजिए हम इसे मान लेते हैं कि कितना मैग्नीट्यूड है इसका बेटे, एस मैग्नीट्यूड है। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है बेटे आपको, 4 गिवन है। सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटे कितना गिवन है, 3 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3। आगे क्या लिखेंगे बेटे आप लोग, क्या कोस ऑफ 90 डिग्री लिखेंगे। क्या सब बच्चों को यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ हमारा इस केस में थीटा कितना हो गया बेटे 90 डिग्री। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। क्या आपको यहाँ राइट एंगल दिखाई दे रहा है बेटे, थीटा कितना हो गया इस केस में आपका 90 डिग्री हो गया। सब बच्चों को समझ आ रहा है। एस इज इक्वल्स टू हाउ मच, 4 स्क्वायर बेटे 16, 3 स्क्वायर बेटे 9 प्लस 4 3 जा 12 2 जा 24 इंटू क्या कोस 90 जीरो होता है बेटे, तो जीरो होता है तो क्या है पूरा टर्म जीरो हो गया। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आया बेटे वो कितना आया 25। तो क्या विच इज इक्वल्स टू मैं 5 मीटर लिख सकता हूं बेटे। हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या निकाल दिया बेटे, मैग्नीट्यूड निकाल दिया। वो कितना आया बेटे 5 मीटर आया। मतलब लड़का अपने घर से कितनी दूर चला है अभी तक, 5 मीटर दूर चला है। लेकिन वो वास्तविकता में 5 मीटर चला है क्या, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। वास्तविकता में वो कितना चला है 4 + 3 7 मीटर चला है। उसने डिस्टेंस कितना कवर किया बेटे 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर किया है 5 मीटर। ठीक है भाई। मान लीजिए अब ये एस वेक्टर इस वेक्टर के साथ, इस ए वेक्टर के साथ मान लीजिए क्या एंगल बना रहा है बेटे, अल्फा एंगल बना रहा है। तो क्या अल्फा हमें इसकी डायरेक्शन देगा बेटे, जैसा कि हमें डायरेक्शन के फॉर्मूला से पता है। चलिए इधर देख लेते हैं। अभी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था सब बच्चे बताएंगे। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा था। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या था बेटे, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स क्या बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा पढ़ा था बेटे सब लोगों ने, सब बच्चों को याद है ऐसा। तो अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स बी कितना है बेटे, बी वेक्टर को क्या हम 3 का नाम दे सकते हैं, दैट इज 3। क्या साइन थीटा, थीटा कितना है बेटे सब लोग जानते हैं 90 डिग्री। तो क्या साइन 90 1 होता है बेटे, ठीक है 3 × 1 1 हो गया। अपॉन ए कितना है बेटे, ए का मैग्नीट्यूड 4 प्लस बी का मैग्नीट्यूड 3। तो क्या ये 0 हो गया बेटे, तो 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटे, अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटे tan इनवर्स 3/4। अब क्या ये कंप्लीट डायरेक्शन है, नहीं जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको यहां क्या गिवन था बेटे, डायरेक्शंस गिवन थी। तो क्या आप बता सकते हैं कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये पार्टिकल या ये लड़का डिस्प्लेस हुआ है। अगर आपको ऐसा बताना हो तो क्या बोलेंगे आप लोग इसको, साउथ ऑफ, क्या बोलेंगे सब लोग बताएंगे, साउथ ऑफ ईस्ट बोलेंगे। और ये आपका क्या रहेगा, कंप्लीट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया है। इस तरीके से बेटे आपको सारे इस तरह के जितने भी वेक्टर एडिशंस के क्वेश्चन है वो इस तरीके से आपको करने हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अभी तक हमने क्या सीखा, वेक्टर्स को ऐड करना सीखा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स सीखा। कुछ ऐसा ही क्या अभी होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स होता है। देख आइए जान लेते हैं उसके बारे में कि कैसे एक गिवन वेक्टर में से किसी दूसरे गिवन वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसी एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं इसको। मान लीजिए बेटा आपको कुछ ऐसे करके एक वेक्टर ए गिवन है मान लीजिए, और मान लीजिए आपको कुछ ऐसे करके एक दूसरा वेक्टर भी गिवन है, मान लीजिए एक वेक्टर बी गिवन है, और मान लीजिए इन दोनों के बीच का एंगल आपको क्या गिवन है बेटे, थीटा गिवन है। मान लीजिए ऐसा मान लिया हम लोगों ने, ठीक है भाई। सबसे पहले मैं बोलता हूं कि आपको
क्या फाइंड करना है, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे कि आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आपको सिंपली क्या करना है, दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए भाई हमने अभी पिछले लेक्चर में सीखा क्या कि अगर दो को इनिशियल वेक्टर्स को ऐड करना है तो हम क्या कर लेते हैं, एक वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने इसको क्या बना दिया है आपके यहाँ, बी वेक्टर बना दिया। भाई क्या ये वेक्टर बी हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या इस डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए हम इसको ज्वाइन कर दें? जी हाँ बिल्कुल, हमने इसको ज्वाइन कर दिया बेटा, ध्यान से देखिएगा सब लोग। ठीक है भाई, तो क्या ये पर्टिकुलर डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू गिवन वेक्टर्स? जी हाँ बिल्कुल, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या ये डायगोनल इस ऑर्डर में, देखिए ध्यान से देखिएगा, इस डायगोनल का हेड या टिप इस तरफ है, तो क्या ये दोनों वेक्टर्स के एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? जी मैंने फाइंड कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मुझे क्या फाइंड करना है, सबसे पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड करना है, तो वो ये आ गया भाई। ठीक है, मान लीजिए ऐसा मान लेते हैं कि मान लीजिए ये कोई एंगल क्या बना रहा है बेटे इसके साथ, ए वेक्टर के साथ क्या बना रहा है, कोई एंगल अल्फा बना रहा है। ठीक है भाई, एंगल बना रहा है। मान लीजिए मैं आपसे यहाँ दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ बेटा कि मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है बेटे? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड करना है। ठीक है भाई, तो आपको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड करना है। आप ध्यान से देखिएगा, आपको ए में से सिंपली किसको सब्ट्रैक्ट करना है? बी को सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब आप इस चीज को कैसे लिख सकते हैं? आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। क्या सब बच्चे जानते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए गिवन वेक्टर क्या होता है? जी हाँ बिल्कुल, जो भी वेक्टर गिवन होता है आपको उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड का क्या एक वेक्टर ड्रॉ कर दे तो वो नेगेटिव कहलाता है उस वेक्टर का। जी हाँ बिल्कुल, फर्स्ट लेक्चर से हम इसको जान चुके हैं। तो ये हमें ड्रॉ करना है, बेसिकली इस पर्टिकुलर चीज की ज्योमेट्री हमें यहाँ ड्रॉ करनी है। तो क्या सबसे पहले ये काम करने के लिए हमें बी वेक्टर का नेगेटिव लेना चाहिए। बी वेक्टर अगर उधर पॉजिटिव है तो क्या मैं इसको इस तरफ बेटे ये वेक्टर को मैं बोल सकता हूं कि ये माइनस बी वेक्टर है। क्या सब बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? जी हाँ बिल्कुल। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर माइनस बी है, और मुझे सिंपली इनको दोनों को उठा करके क्या करना है बेटे? ऐड करना है। तो क्या अब इन दोनों को भी ऐड करने के लिए वही ऊपर वाला प्रोसीजर लगाना है जो अभी हमने इसको a प्लस बी को फाइंड करते समय किया था? जी हाँ बिल्कुल करना है। तो क्या मैं इस माइनस बी वेक्टर को बेटे यहां शिफ्ट कर सकता हूं? क्या सब बच्चों को समझ आ रहा है? माइनस बी वेक्टर को बेटे ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने कहां शिफ्ट कर लिया? यहां शिफ्ट कर लिया भाई। ठीक है, ये वेक्टर माइनस बी वेक्टर कहलाएगा भाई, क्योंकि देखिए मैंने माइनस बी वेक्टर के साथ कुछ नहीं किया है, ना मैंने इसके डायरेक्शन के साथ कोई छेड़खानी की है और ना ही मैंने इसके मैग्नीट्यूड के साथ कोई छेड़खानी की है। ठीक है भाई, तो क्या ये ए वेक्टर हो जाएगा, ये फर्स्ट वेक्टर हो गया आपका, ये सेकंड वेक्टर हो गया। तो क्या ये लाइन, ये पर्टिकुलर लाइन क्या ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रही है? जी हाँ बिल्कुल, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ए माइनस बी को। क्या इसके पैरेलल मैं यहां से ए वेक्टर को भी यहां शिफ्ट कर सकता था? जी हाँ बिल्कुल कर सकता था। क्या कर सकता था मैं? ये वेक्टर ए हो गया। तो कहने का मतलब बेटे आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि ये जो वेक्टर है वो कौन सा वेक्टर है बेटे? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। आपने सिंपली किया क्या है यहां? आपने किया है वेक्टर ए के अंदर नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी को ऐड किया है। ठीक है भाई, सिमिलरली जैसे हमने यहां रिजल्टेंट वेक्टर मान लिया था इसको, तो हम मान लेते हैं कि ठीक है ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, मान लीजिए कोई भी एंगल क्या बना रहा है बेटे? बीटा बना रहा है। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ रहा है। अब हम एक बारे में बात करेंगे कि अगर हमें क्या फाइंड करना है? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड करना है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? जैसा कि हम इससे पहले क्या निकालना सीख चुके हैं? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना सीख चुके हैं। ठीक है भाई, अभी मैं इस डायग्राम को एक सेकंड के लिए साफ कर रहा हूं, फिर से मैं आपको इसके लिए ड्रॉ कर दूंगा। अभी हमें गिवन क्या था बेटे? हमें गिवन था वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना गिवन था बेटे? थीटा गिवन था। ठीक है भाई, अब ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था। जब आपको a प्लस बी को जोड़ना था तो a और b के बीच का एंगल आपने क्या कंसीडर किया बेटे? थीटा। और जिसका कि रिजल्टेंट आप लोग कैसे फाइंड करते होते हैं? वेक्टर a प्लस वेक्टर
b, जिसको कि आप r वेक्टर बोल देते होते हैं, और उसका मैग्नीट्यूड ऑफ मोड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b कैसे लिखते होते हैं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या कोस ऑफ थीटा बेटे। यहां नोट करने वाली बात यह है कि आपने एंगल क्या लिया बेटे? दोनों वेक्टर्स के बीच का थीटा। ठीक है भाई। मान लीजिए आपको अभी यहां वेक्टर a माइनस वेक्टर b का भी इसी तरीके से क्या निकालना है बेटे? मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है भाई। अब आप ध्यान से देखिए कि a और माइनस b के बीच का जो एंगल है, क्या वो ये रिक्वायर्ड एंगल है पूरा? ध्यान से देखिएगा सब बच्चे, ये वाला एंगल। और अगर ये एंगल थीटा है बेटे, तो क्या ये बचा हुआ एंगल, रिमेनिंग एंगल इज इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा? मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आप एडिशन के अंदर एंगल थीटा लेते हैं, जब दो वेक्टर्स को आप सिंपली ऐड कर रहे होते हैं, तो जब आप एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो आपको एंगल का ख्याल रखना है। उस टाइम एंगल थीटा नहीं बल्कि कितना लगेगा बेटे? 180 माइनस थीटा लगेगा। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ रहा है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? मोड ऑफ a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू क्या? कोस ऑफ 180 माइनस थीटा। क्या अब सब बच्चों को इतना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है? हम कोस ऑफ 180 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? सब बच्चे बताएंगे। क्या सब बच्चे इतना जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इतना सब बच्चों को आइडिया है? अगर मैं 180 से माइनस कर रहा हूं तो क्या मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा हूं बेटे? और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या रहता है बेटे? नेगेटिव रहता है। तो कोस 180 माइनस थीटा इज रिटन एज व्हाट? क्या? माइनस कोस थीटा। मेरे ख्याल से सब बच्चों को इतना क्लियर है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? इसको सॉल्व करने वाले आगे। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब मोड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मोड निकालेंगे, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इसको? दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab इंटू कोस 180 माइनस थीटा क्या बन गया बेटे? माइनस कोस थीटा। तो क्या ये माइनस साइन मैं यहां रिप्लेस कर दूं बेटे? सो इट वुड बिकम माइनस 2ab कोस ऑफ थीटा। क्या सब बच्चों को यहां तक क्लियर है कि कैसे ए वेक्टर के अंदर से हम लोगों ने क्या किया है? बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया है। द सेम थिंग इज हैपनिंग विद द डायरेक्शन फॉर्मूला ऑल्सो। अभी सब लोग जानते हैं कि जब हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करते हैं तो उसकी डायरेक्शन का जो फॉर्मूला होता है, जिसको कि हमने क्या माना कि ये रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ क्या एंगल बना रहा था बेटे? अल्फा एंगल बना रहा था। तो हम लोगों ने इसका फॉर्मूला लिखा था tan इनवर्स दैट इज b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कोस थीटा। मेरे ख्याल से सब बच्चों को क्लियर है। मेरे को वैसे ही आपको यह बताना है कि मान लीजिए मैं बोलता हूं कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है a माइनस बी का, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, मान लीजिए ये इस a वेक्टर के साथ क्या एंगल बना रहा है बेटे? अभी बीटा एंगल बना रहा है। तो सिमिलरली मुझे क्या फाइंड करना है? बीटा फाइंड करना है इस केस में। तो बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटे इस केस में? tan इनवर्स, जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया, जब आप दो वेक्टर्स को सिंपली ऐड करते हैं तो आप थीटा वो लेते हैं जो जनरली दोनों वेक्टर्स के टेल टू टेल और हेड टू हेड के बीच में गिवन होता है। लेकिन जब आप एक वेक्टर के अंदर से दूसरे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप एंगल कितना लगाते हैं? 180 माइनस थीटा। तो हमें यहां भी ये सारे के सारे एंगल्स किसके साथ रिप्लेस करने पड़ेंगे? 180 माइनस थीटा के साथ रिप्लेस करने पड़ेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b साइन 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस बी कोस 180 माइनस थीटा। मेरे ख्याल से सब बच्चों को क्लियर है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो इट वुड बिकम tan इनवर्स, हाउ मच इट वुड बिकम? लेट्स फाइंड इट। साइन 180 माइनस थीटा। अभी फिर से जब हम 180 में से माइनस कर रहे हैं बेटा किसी एंगल को, तो हम किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं? हम किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव होता है। सो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या? साइन थीटा। तो हम लोगों ने सिंपली इसको लिख दिया b साइन थीटा।
अपॉन a प्लस बी इंटू कोस 180 माइनस थीटा। क्या अभी अभी सब बच्चे जान पा रहे हैं कि यहां जब हमने कोस को 180 में से थीटा माइनस किया तो क्या हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है क्या? जी हां बिल्कुल। तो माइनस कोस थीटा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया बेटे डायरेक्शन का? जो वेक्टर है आपका a माइनस बी, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, उसकी जो डायरेक्शन है a वेक्टर के साथ, उसका फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे है, दैट इज tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। इस तरीके से आपको ये सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस करने हैं। क्या सब बच्चों को इतना सब क्लियर है? चलिए अब हम इस ज्योमेट्री में कुछ और आगे पढ़ लेते हैं। अभी तक आपने क्या फाइंड किया? आपने वेक्टर a प्लस वेक्टर b फाइंड किया, वेक्टर a माइनस वेक्टर b फाइंड किया। अभी तो मैंने आपको बोला था कि मुझे a में से क्या माइनस करना है बेटे? b को माइनस करना है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको बोलता हूं बेटे, तीसरा क्वेश्चन है मेरा तीसरा क्वेश्चन है आपसे कि आप मुझे निकाल करके दिखाइए वेक्टर b माइनस वेक्टर a। मतलब सिंपली आपको करना क्या है? आपको b वेक्टर के अंदर किसको ऐड करना है बेटे? नेगेटिव ऑफ a वेक्टर को ऐड करना है। क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं क्या कर रहे हैं सर? ठीक है। सबसे पहले ओरिजिनल वेक्टर b कहां है भाई? ये रहा भाई b। क्या a का बेटे पॉजिटिव वेक्टर इधर गिवन है, तो क्या हमें a का नेगेटिव वेक्टर इधर लेना चाहिए? जी हां बिल्कुल लेना चाहिए। क्या ये वेक्टर माइनस है आपको नजर आ रहा है? जी हां बिल्कुल नजर आ रहा है। तो क्या सिंपली इस वेक्टर के अंदर इस वेक्टर को आपको ऐड करना है? जी हां बिल्कुल करना है। तो क्या सिंपली आप इस वेक्टर को उठा करके यहां रिप्लेस कर सकते हैं बेटा? जी हां बिल्कुल कर सकते हैं। रिप्लेस करने का मतलब आपने वेक्टर को क्या कर दिया है? शिफ्ट कर दिया है। क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं? क्या ये साइड माइनस a वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है? जी हां बिल्कुल कर रही है। क्या इसको हम पैरेललोग्राम बनाने के लिए इसको ऐसे कंप्लीट कर दें? जी हां बिल्कुल कर सकते हैं। तो मुझे b के अंदर इस माइनस a को ऐड करना है बेटे। तो क्या ये पर्टिकुलर डायगोनल वेक्टर b माइनस वेक्टर a को रिप्रेजेंट कर रहा है? वास्तविकता में आपने किया क्या है? वास्तविकता में आपने किया है b वेक्टर के अंदर ऐड किया है किसको? a वेक्टर के नेगेटिव को। क्या सब बच्चे इसको समझ पा रहे हैं? जी हां बिल्कुल इसको सब बच्चे समझ पा रहे हैं। क्या इसी तरीके से आप बाकी की सारी फॉर्मेलिटीज या बाकी की सारी ज्योमेट्री कंप्लीट कर सकते हैं? कि मान लीजिए अभी मैंने आपको b में से a को सब्ट्रैक्ट करवाया, तो क्या अभी आप a में से b को कर सकते हैं? जी हां बिल्कुल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्या बाकी की सारी चीजें आप कर पाएंगे? जी हां बिल्कुल आप कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई बोल दे इसी क्वेश्चन में कि आपको किसको जोड़ना है, मान लीजिए मैं आपको बोल देता हूं, आपको जोड़ना है माइनस a वेक्टर और माइनस b वेक्टर फाइंड करना है। क्या करना है भाई? आपको माइनस a वेक्टर माइनस b वेक्टर फाइंड करना है। तो सिंपली बेटा आपको करना क्या है? नेगेटिव a वेक्टर के अंदर किसको ऐड करना है? नेगेटिव b वेक्टर को ऐड करना है। इस तरीके से आप ज्योमेट्री की सहायता से सब कर सकते हैं। ये आपके सामने नेगेटिव a रहा, ये आपके सामने नेगेटिव b रहा। मेरे ख्याल से सब बच्चे इसको कर पाएंगे। यहां हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं बेटा। एडिशन की प्रॉपर्टीज और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज में आपको मेरे ख्याल से डिफरेंसेस ज्योमेट्री के माध्यम से दिखाई दे रहा है। जी हां बिल्कुल। तो मैं आपको बता देता हूं कि वेक्टर एडिशन जो है बेटे वो क्या है? वो कॉम्यूटेटिव है। वो क्या है बेटे? कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव का मतलब रहता है कि अगर आप वेक्टर a प्लस वेक्टर b फाइंड कर रहे हैं तो ये इक्वल रहेगा बेटे किसके? वेक्टर b प्लस वेक्टर a के। ये आप यहां से देख सकते हैं। मेरे ख्याल से सब बच्चों को क्लियर होगा यहां से। अब बात आई कि क्या वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी कॉम्यूटेटिव है? सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। क्या वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी कॉम्यूटेटिव है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज नॉट इक्वल टू वेक्टर b माइनस वेक्टर a। क्यों नहीं है बेटे? क्योंकि आपका ये वाला वेक्टर तो कौन है बेटे? वेक्टर a माइनस वेक्टर b है। और ये वाला वेक्टर कौन है बेटे? आपका वेक्टर b माइनस वेक्टर a है, जो कि दोनों अलग अलग वेक्टर्स हैं, वो एक दूसरे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज आप ख्याल रखिएगा कि वेक्टर एडिशन जो है वो तो क्या होता है बेटे? कॉम्यूटेटिव होता है, लेकिन वेक्टर सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव
बिल्कुल नहीं होता है। इसी तरीके से आप अपने आप प्रूव कर पाएंगे कि वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव होता है और वेक्टर सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता है। और आपको जो क्वेश्चंस को करने की बारी आई वो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूलाज आपके लिए दी बेस्ट फॉर्मूला है। अगर आपको मॉड्यूलस फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का, तो आपके स्क्रीन पे ये फॉर्मूला है। और अगर आपको उसका डायरेक्शन फाइंड करना है तो आपके स्क्रीन पे ये फॉर्मूला है। जैसे एडिशन के क्वेश्चन आपने किए वैसे ही सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन भी आपको करने हैं। इसमें कोई बहुत वो नहीं है कि कुछ ऐसा करना है आपको कि आप नहीं कर पाएंगे। आप बड़े अच्छे से ये सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।